खुद को कब तक यूं ही आईने में निहारती रहोगी? अच्छी तो लग रही हो, अब चलो भी, वरना पार्टी में सबसे देर से पहुंचेंगे। विशाल ने दीपिका की तरफ देखते हुए झुंझलाते स्वर में कहा। वैसे भी पार्टी में इतने सारे लोग होंगे, किसको फुर्सत होगी कि तुम्हें देखे। पार्टी में सब खाने पीने के लिए जाते हैं, देखा जाए तो पीने और ग्लैमर्स तितलियों को ताकने जाते हैं। फिर भी तुम ना जाने किसके लिए इतना तैयार होना चाहती हो। मैं तो रोज ही तुम्हें देखता हूँ, जैसी हो मेरे लिए ठीक हो। वैसे भी शादी के इतने सालों बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। विशाल एक बार बोलना शुरू कर दे तो उसके तानों में उपहास घुल जाता है और वह जो मन आता है बोल देता है, बिना यह सोचे कि सुनने वाले को कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा वह केवल दीपिका के साथ ही करता है, वरना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत नाप तोल कर बात करता है। पता नहीं दीपिका के साथ ही क्यों उसका व्यवहार बदल जाता है। तब दीपिका बुदबुदाई, दूसरों के लिए क्यों, खुद के लिए तैयार होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जानता हूँ तुम्हें बन ठन कर रहना पसंद है, लेकिन वह सब भी एक उम्र तक ही ठीक लगता है। हर उम्र की अपनी मर्यादा और शालीनता होती है। विशाल ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। यह सुनकर दीपिका को खीज हुई। पल भर को उसे घूरा कोबाल्ट ब्लू सूट, वाइट शर्ट और लाइट ब्लू टाई, ब्लैक शूज, आफ्टर शेव की भीनी भीनी सुगंध और ढेर सारा परफ्यूम। विशाल हमेशा बेहतरीन ढंग से तैयार होकर घर से निकलता है। पार्टी के लिए ही नहीं, कहीं भी जाना हो हमेशा टिप टॉप रहता है। गजब का आकर्षक व्यक्तित्व है। उसकी भी तो उम्र हो गई है, दीपिका से 4 साल बड़ा है, फिर यह क्यों सज संवर कर निकलता है। अगर कभी वह यह सवाल पूछ बैठी तो जानती है इस सवाल का कोई सटीक जवाब विशाल के पास नहीं होगा। घिसा पिटा जवाब ही होगा कि मैं पुरुष हूँ, काम पर जाता हूँ, 10 लोगों से मिलना जुलना है, आखिर सोसाइटी में मेरा भी कोई स्टेटस है। दीपिका के भीतर जैसे सवाल जवाब की उठापटक चलने लगी। वह स्त्री है, उसके लिए संवरे रहना क्यों जरूरी नहीं है, जबकि श्रृंगार की तमाम वस्तुएं, सारे तामझाम और रौनकें स्त्रियों के लिए ही होती है। फैशन की सारी दुनिया उनसे ही चलती है, उनकी वजह से ही फलती फूलती है। पूरा बाजार पुरुषों की बजाय स्त्रियों के कपड़े और उनके साज श्रृंगार की चीज़ों से ज़्यादा भरा रहता है। माना वह नौकरी नहीं करती तो क्या घर में यूं ही झल्ली बनी घूमती रहे? नहीं रह सकती वह ऐसे। नौकरी करने पर भी विशाल ने ही पाबंदी लगाई थी, इसलिए लाख विशाल टोके। वह शादी के बाद मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल से लेकर जरूरी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती रही, नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब लगाती रही। घर पर भी तैयार होकर रहना ही पसंद था उसे। विशाल को इस बात से खुश होना चाहिए था कि उसकी बीवी स्मार्ट है, सही तरह से रहने के तौर तरीके जानती है, लेकिन उसे ये सब फिजूल की बातें लगती है। वैसे भी दीपिका की हर बात को काटना या टिप्पणी करना विशाल अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। और उम्र की बात करें तो 43 साल की हुई है बस। 23 साल में शादी हो गई थी, 1 साल बाद बेटा और उसके 2 साल बाद बेटी। बच्चे बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए समय ही समय है उसके पास, इतना कि बिल्कुल बोर हो जाती है। शादी के बाद सारे शौक सपने कब चूल्हे और गृहस्थी की भेंट चढ़ गए पता ही नहीं चला। वह जिस क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती थी उसके बारे में पता चलते ही शादी के बाद भड़क गया था विशाल। साफ मना कर दिया था, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बेकार की बातों को दिमाग में लाने की। शादी से पहले के जो शौक है उन्हें जाकर किसी मिट्टी के ढेर के नीचे दबा दो, वरना परेशानी तुम्हें ही होगी। या समझ लो तुम्हें किसी चीज़ की कमी कभी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं उसे निभाऊंगा। विशाल ने सच में उसे कोई कमी नहीं होने दी, कभी भी बढ़ चढ़कर उसके लिए चीज़ें खरीद कर लाता है, लेकिन क्या
चीज़ें ही सारी इच्छाओं की भरपाई करने की प्रायः होती है, वैसे धीरे धीरे काम ही हो रहा है उसका अपने ऊपर ध्यान देना। इन दिनों बिना प्रेस की साड़ी पहन लेती है, कभी बाल बिखरे भी रहते हैं, फेशियल कराए महीनों बीत जाते हैं, हाथ पैरों के नाखून तराशना नज़रअंदाज कर जाती है। एक अजीब सी आलस उस पर हावी हो रहा है। आलस से ज़्यादा शायद बोरियत है, कुछ ना कर पाने की बोरियत, पीछे जो छूटा है उसे संभाल ना पाने की एक चिढ़, तो एक जिद की तरह करती है वह बनाव श्रृंगार, वह भी कभी कभी। इसीलिए अब जब कहीं बाहर जाती है तो कुछ ज़्यादा ही देर लगती है उसे शीशे के सामने से हटने में, मानो सारी कसर उसी दिन पूरी कर लेना चाहती हो। उम्र हो जाए तो क्या सजना संवरना, खुद पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए, इस तरह तो अपने लिए जीना भी छोड़ देना चाहिए। नहीं कर सकती वह विशाल से सवाल और बहस तो कतई नहीं, इसलिए सारे रास्ते चुप ही बैठी रही कार में। पार्टी में नीलोत्पल दा को देख हैरान रह गई। हमेशा की तरह खादी का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। अक्सर वह कहती, दा, गांधी जी के बाद आप खादी के सबसे बड़ा प्रचारक हैं। तो वह जोर जोर से हंसते हुए कहते, बहुत शैतान हो तुम दीपिका, लेकिन अपने ये शरारतें, ये चुलबुलापन हमेशा कायम रखना, इससे व्यक्तित्व और कला दोनों में निखार आता है, जीवन की जीवंतता बनी रहती है। शैतानी और चुलबुलापन दोनों को ही वह संभाल नहीं पाई। आप यहाँ इस शहर में कब आए दिल्ली से? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। दा खुशी के अतिरेक में उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बीवी जी बोले, मानना पड़ता है बाबा, उसका आदेश कि मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ ज़्यादा अवसर है हमारे लिए। नीलोत्पल दा जोर से हंसे। आपने शादी कर ली? घोर आश्चर्य दा, आप तो हमेशा कहते थे कि चाहे कोई अप्सरा भी आ जाए शादी नहीं करूँगा। नहीं चली मेरी उसके सामने। ए नेहा, देखो तो कौन है यहाँ। नेहा दी को देख दीपिका उनसे लिपट गई। हमेशा की तरह बालों में गजरा लगा था और पीले रंग की सिल्क की साड़ी में वह अद्वितीय लग रही थी। ग्रुप के सारे लोग उन्हें शिल्पकार का ऐसा शिल्प कहा करते थे जिसे गढ़ते हुए हथौड़ी छेनी भी बहुत कोमलता से चलाई गई होगी, तभी तो हर अंग कलात्मक ढंग से तराशा हुआ लगता था। आपने नेहा दी से शादी की? दीपिका की हैरानी और बढ़ गई थी। करनी पड़ी दीपिका, मानी ही नहीं। तुम सबसे बिंदास थी हमारे ग्रुप में, तुम तो शादी करके गायब ही हो गई, फिर मुझे कौन बचाता? दा हंसे। नेहा ने प्यार से उनकी पीठ पर मुक्का मारा। बदमाश मानुष, दीपिका, इनकी बातों में मत आना। कितने पीछे पड़े कि शादी कर लो, वरना इस रूखे इंसान के साथ बंधती क्या मैं? नहीं दी, दा बिल्कुल रूखे इंसान नहीं है। कलाकार तो संवेदनशील होता है। अपने गुरु के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम थिएटर कर रही हो कि नहीं? विशाल तो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में व्यस्त था। दीपिका साथ में आई है, यह भी भूल गया था। वे तीनों कोने की एक टेबल पर आकर बैठ गए। दीपिका बोली, मैं कुछ नहीं कर रही दा, विशाल को पसंद नहीं, लेकिन आप लोगों को थिएटर ग्रुप कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया, यहाँ मुंबई में भी अच्छा लग रहा है। लोग थिएटर पसंद करते हैं। ग्लैमर्स होने के साथ साथ मुंबई में कला की भी बहुत कद्र है। तुम वापस ज्वाइन कर लो हमारे साथ। नेहा दी ने चीज बॉल्स खाते हुए कहा। संभव नहीं होगा दी, दीपिका ने धीमे स्वर में कहा। थिएटर के बारे में सोचते ही एक टीस उठी थी मन में। उसका सपना था एक बेहतरीन थिएटर कलाकार बनने का। अपना पता दो, कल आते हैं हम तुम्हारे घर। नीलोत्पल दा उसे भावुक होते देख माहौल को सहज बनाने के लिए बोले, दा दोपहर में आइएगा। अचानक दीपिका से मुंह से निकला, विशाल घर पर होगा तो नाहक ही गुस्सा होगा। दीपिका, हमारे ग्रुप की एक लड़की की माँ बहुत बीमार है, वह रिहर्सल
पर भी नहीं आ रही है और अगले महीने ही नाटक का मंचन है। विज्ञापन जा चुके हैं, पोस्टर छप गए हैं, प्रचार काम जोरों पर है, वेन्यू के लिए एडवांस का भुगतान किया जा चुका है, लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। ऐसे में नाटक मंचन की तारीख आगे बढ़ाना संभव नहीं, और तुम तो जानती हो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि शो कैंसिल कर दे और नुकसान सह ले। बर्बाद हो जाएंगे हम। नीलोत्पल दास ने पूरी नाटकीयता से चेहरे पर दयनीय भाव लाकर कहा। हाँ दीपिका, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। नेहा दी ने भी अभिनय के सारे दांव पेच आजमाते हुए स्वर में वेदना के सारे तार झंझनाते हुए कहे। मैं कैसे? यह आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से इस काम के लिए मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। विशाल को थिएटर की दुनिया कतई पसंद नहीं। अरे नहीं, पैसे से मदद करने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उस लड़की की भूमिका तुम करो। 1 महीना है, आराम से रिहर्सल हो जाएगी, और तुम जैसी पारंगत कलाकार के लिए कौन सा मुश्किल काम है अभिनय करना। नीलोत्पल दास ने समझाने और मनाने के ख्याल से अपनी खास शैली में कहा, जिसे सुनकर बुरी तरह से चौंक गई दीपिका। यह आप क्या कह रहे हैं दा? असंभव बात है। क्यों, इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है? नेहा दी ने पूछा। तुम स्कूल टाइम से थिएटर करती आ रही हो, मांझी हुई कलाकार हो, हमारे ग्रुप का हिस्सा रही हो। अब हमें ज़रूरत है तो क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? नीलोत्पल को गुरु मानती हो, उनका मान नहीं रखोगी क्या? नेहा ने दीपिका की भावनाओं को झिंझोड़ा। वह जानती थी कि दीपिका वैसे मानने वाली नहीं है। शादी के बाद अभिनय करना तो दूर, किसी नाटक का मंचन होते देखा तक नहीं। सब भूल चुकी हूँ। इतने बरस हो गए हैं नेहा दी। कला हमारे भीतर होती है, वह खत्म नहीं होती। अगर समय का अंतराल आ जाए तो उसे केवल तराशने की जरूरत होती है। बस तुम्हें पुनः अभ्यास करना होगा। रिहर्सल करोगी तो पुरानी दीपिका स्टेज पर छा जाएगी, पहले की तरह। नीलोत्पल दास बोले। दा, विशाल मुझे कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे, दीपिका ने कपकपाते स्वर में कहा। मैं जिस सपने को दफना चुकी हूँ उसे क्यों खोदकर बाहर लाने की जिद कर रहे हैं ये दोनों? दीपिका अपने भीतर एक लड़ाई लड़ रही थी। क्यों वापस ये उसे उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहाँ जाना संभव नहीं है? अनुमति नहीं देंगे मतलब? तुम्हें अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार तो होगा ही। और क्या तुम अपनी कला को मरने दोगी? अभिनय तो तुम्हारे लिए जीवन की संतुष्टि रहा है हमेशा। कैसे जी पा रही हो उसके बिना? नेहा दी ने जैसे उसके आत्मसम्मान को झिंझोड़ा। नेहा, रहने दो। दीपिका को इस तरह परेशान मत करो। विशाल को नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन बस इस बार यह नाटक कर लो, वरना बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे लिए। नीलोत्पल दास ने अनुरोध किया। दा, इस तरह अनुनय कर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं कोशिश करूंगी, पर अभिनय ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं ले सकती। वह तुम मुझ पर छोड़ दो, नेहा दी बोली। मैं दोपहर में ही रिहर्सल के लिए आ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी टोली का निमेश तुम्हें कार लेकर लेने आएगा और छोड़ भी जाएगा। कॉलेज में पढ़ता है पर अच्छा कलाकार है। जब तुम हमारे ग्रुप से जुड़ी थी उस समय जैसा जुनून तुम में था अभिनय को लेकर, वैसा ही जुनून उसमें भी दिखाई देता है मुझे। वह भी एक भूमिका निभा रहा है नाटक में। नीलोत्पल दास ने उसे स्क्रिप्ट पकड़ाते हुए कहा। इतने वर्षों बाद अभिनय करते हुए भी रिहर्सल के दौरान दीपिका को नहीं लगा कि वह कुछ भूली थी। बहुत ही सहज ढंग से वह संवाद पढ़ती गई। धीरे धीरे अभिनय और मंच गया। नीलोत्पल दास और नेहा दी के निर्देशों के साथ वह निखरती गई। दीपिका दी, आपका अभिनय एकदम स्वाभाविक है। जान डाल दी है आपने ध्रुव स्वामिनी की भूमिका में। उसे वापस छोड़ते समय अनिमेष बोला। अच्छा अनिमेष,
अब उस लड़की की माँ की तबीयत कैसी है जो पहले यह भूमिका निभाने वाली थी? नहीं तो दी, यह भूमिका तो कोई नहीं निभाने वाला था। नीलोत्पल दा किसी को ढूंढ रहे थे इसके लिए। फिर आप मिल गई तो वह बहुत प्रसन्न हुए। कुछ पूछा नहीं दीपिका ने नीलोत्पल दा और नेहा दी से इस बारे में, लेकिन मन ही मन धन्यवाद जरूर दिया। इतने दिनों से वह खुद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आलस, बोझिलता और कुछ कर ना पाने की कसक दूर हो गई थी। हालांकि वह जानती थी कि जिस दिन विशाल को पता चला तो तूफान आ जाएगा। जानती है, नाटक करने वालों को वह भाड़ कहता है। लिपे पूतो चेहरे वाले भांड तिरस्कार होता है उसके शब्दों में। बस आज फाइनल रिहर्सल है और 2 दिन बाद मंचन। उस दिन के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा, सुबह से रात तक घर से बाहर रहने के लिए। फाइनल रिहर्सल में देर हो गई थी। विशाल का आने का समय हो रहा है सोचकर दीपिका ने ना कपड़े बदले थे और ना ही मेकअप उतारा था। अंधेरा हो गया था। अनिमेष उसे छोड़कर निकल ही रहा था कि बोला, दीपिका दी, एक बार खड़गधारनी के साथ जो आपका संवाद है उसे सुनाओ ना। वाह, कितना अद्भुत है आपका कहने का अंदाज। दीपिका हंस पड़ी, पैसेज में ही रुक गई। भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ अचानक जड़ हो गई दीपिका। विशाल सामने खड़ा था। दी, मैं चलता हूँ, प्रणाम। अनिमेष चला गया। सजी धजी मेकअप की परतों से चेहरे को रंगत दिए, भौहों में कटाव और नकली आभूषणों से सुसज्जित दीपिका को देख हतप्रभ रह गया विशाल। घर के अंदर उसके पीछे आते हुए वह उसे बताने का प्रयत्न कर रही थी कि कैसे नीलोत्पल दा और नेहा दी से उसकी भेंट हुई और उसके बाद बस परसों मंचन है। उसके बाद मैं अभिनय नहीं करूंगी विशाल, लेकिन अब मैं मना नहीं कर सकती। सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं तुम्हारी बात की अवहेलना नहीं करनी चाहती थी। बस ना जाने कैसे मेरे सपनों ने उड़ान भर ली। कुछ तो बोलो विशाल, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? विशाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दीपिका इस बात से ज़्यादा परेशान थी। ज्वालामुखी के फटने का इंतजार था उसे। सुबह तक चुप्पी छाई रही, ना ताना ना उलाहना। हैरानी की बात तो यह है कि बड़ी देर तक दूसरे कमरे में जाकर बच्चों से बात करता रहा विशाल। दीपिका ही करती थी बच्चों से हमेशा बात, और वह उसी से उनका हाल चाल पूछ लिया करता था। बेटी तो हमेशा कहती थी कि माँ, आपको इस तरह अपने अभिनय के पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए था। कला तो हर रूप में अच्छी और प्रशंसा योग्य होती है। मुझे वापस आने दे, फिर देखती हूँ पापा आपको कैसे रोक पाएंगे। बेटी की बात सुन दीपिका कुछ नहीं कहती थी। अपने सपनों को वह कब का दफन कर चुकी है। नाहक क्यों उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में वर्तमान में उठा पटक करे। कितने बजे का शो है? सुबह चुप्पी टूटी। आऊँगा मैं भी देखने तुम्हारा अभिनय। सुना तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी है, और हाँ, सजी सवरी ज़्यादा अच्छी लगती हो तुम। अपना ध्यान रखना। क्यों छोड़ दिया है तुमने? दीपिका आश्चर्यचकित सी उसे ताक रही थी। नहीं, ताना तो नहीं लग रहा है यह, ना ही तानों में लिपटा उपहास है। क्या सचमुच विशाल नाराज नहीं है? क्या ही वह अभिनय तो नहीं कर रहा है? वह धीरे धीरे कदम रखते हुए बिल्कुल उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में झांका, उसके चेहरे के भावों को पढ़ने लगी। नहीं, अभिनय तो नहीं लग रहा। दीपिका को लगा जैसे उसके सपनों ने हौले से पंख फड़फड़ाए हैं। जब तय तिथि पर दीपिका ने परफॉर्मेंस किया तो सबसे ज़्यादा ताली विशाल ने ही बजाई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।